हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्स मैट्रिक्स। तो ये वीडियो हम डिफेंस मैट्रिक्स में भी शेयर करेंगे और उसके बाद मैक्स मैट्रिक्स में शेयर करेंगे, बट एक्चुअली ये मैक्स मैट्रिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू है, डिफेंस मैट्रिक्स का नहीं है। बट क्योंकि मैक्स मैट्रिक्स की रीच नहीं है, इसलिए हम डिफेंस मैट्रिक्स के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं सेम वीडियो को प्रोपागेट करने के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं 2 सितंबर IC-1 विक्रांत को INS विक्रांत बनाया गया और इंडियन नेवी का नया इंसिग्निया जो है रिवील किया गया। तो INS विक्रांत फिलहाल के लिए इंडिया की सबसे बड़ी न्यूज़ बनी हुई है, जिसकी वजह से हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है, चाहे वो डिफेंस में इंटरेस्ट लेता हो या ना लेता हो। बेसिक जनरल नॉलेज वाली बात यहाँ पर है, कोई डीपर इसमें घुसकर चीज़ों को समझना नहीं चाहता है। तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो हर चीज़ के एक्सपर्ट्स होते हैं वो इस टॉपिक को उठा रहे हैं और अपने ओपिनियन दे रहे हैं। तो टॉपिक को उठाना और डिस्कस करना बुरा नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसे प्रोपेगेट करना बुरा नहीं है, लेकिन जब आप चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करने के लिए आते हो तो आपको डीपर नॉलेज चाहिए होती है। सरफेस नॉलेज में आप चीज़ों को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। हमने भी INS विक्रांत की लिफ्ट को क्रिटिसाइज़ किया था और वो भी तब किया था जब इसके बारे में कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी और अंत में हम सही साबित हुए थे, लेकिन अपने क्रिटिसिज्म को हमने लॉजिक से बैक किया था और प्रूव किया था कि हम ये क्यों कोट कर रहे हैं। पर जो हर चीज़ के एक्सपर्ट्स हैं उनका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉलोइंग क्योंकि काफ़ी अच्छी है तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप पॉपुलर न्यूज़ को पकड़ें और उसके बारे में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स लेकर आएं। और अगर आप इस माइंडसेट के साथ अपनी रिसर्च को चालू करते हैं तो आपको नेगेटिव पॉइंट मिलने ही मिलने हैं। लेकिन जब आप डीप में जाते हैं तो आपको चीज़ों के काउंटर पॉइंट्स भी मिलते हैं और काफ़ी कन्विंसिंग काउंटर पॉइंट मिलते हैं। तो हमारा डेली का काम जो है वो डिफेंस न्यूज़ और डेवलपमेंट को कवर करना है, लेकिन तब भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम मिस कर जाते हैं और अपने एनालिसिस में हम कंप्लीटली सही नहीं हो पाते। हम कोशिश करते हैं अपनी साइट से आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने की, पर फिर भी ये इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है कि हर चीज़ हम कवर नहीं कर पाते। तो हम ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो हर चीज़ के एक्सपर्ट हैं वो एक पर्टिकुलर फील्ड को प्रॉपरली कवर कर पाएँ। और हमारा ये मानना है कि अगर आप क्रिटिक बनना चाहते हैं तो उस चीज़ का क्रिटिसिज्म ना करें जिसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पर हम बात सीधे नाम लेकर करेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं द देशभक्त चैनल के बारे में, जिनके द्वारा INS विक्रांत के टॉपिक को उठाया गया और जो कैप्शन डाला गया वो ये था, ऑसम और ऑब्सोलीट। तो इस 12.5 मिनट में इनके द्वारा कोशिश करी गई ऑसम पॉइंट को कम कवर करने की और ऑब्सोलीट पॉइंट को प्रूव करने की। और इस ऑब्सोलीट पॉइंट को प्रूव करने के लिए इनके द्वारा कुछ आर्टिकल के रेफरेंसेस दिए गए, जिसमें द वायर जैसे कुछ रिलायबल आर्टिकल मौजूद थे जिनको हम पास्ट में पूरी तरीके से गलत साबित होता हुआ देख चुके हैं। और यहाँ पर हम ये चीज़ क्लियर कर दें कि यहाँ हम खाली डिफेंस सेक्टर की बात कर रहे हैं जिसको हम कवर कर रहे हैं, बाकी चीज़ों से हमारा लेना देना नहीं है। तो पहला जो इनका पॉइंट था वो एयरक्राफ्ट कैरियर के डिले को लेकर था। इनके द्वारा बताया गया कि करीबन यहाँ पर 7 साल की डिले हुई है और 6 टाइम जो कॉस्ट है वो ओवररन हुआ है और करीबन $2.5 बिलियन का जो कॉस्ट है वो जाकर बैठा है। ये बात आपको बता दें, डिले डेफिनेटली यहाँ पर हुई है, वैलिड पॉइंट है, पर जो कॉस्ट बैठा है $2.5 बिलियन का वो बहुत ज़्यादा नहीं है आज के समय के हिसाब से। अगर आप एक 45,000 टन क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर को बना रहे हैं तो ये प्राइस जो है वो एक्सपेक्टेड है। बाकी यहाँ पर क्योंकि 7 साल का डिले है तो एयरक्राफ्ट कैरियर ऑब्सोलीट हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड पॉइंट है, क्योंकि अगर आप मिलिट्री डील्स और डेवलपमेंट को देखें तो 1 दशक का पीरियड भी जो है वो नॉर्मल माना जाता है किसी भी चीज़ के प्रोक्योरमेंट में और डेवलपमेंट के लिए। इतना समय तो एक नए एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के बाद उसकी टेस्टिंग में ही चला जाता है। और ये चीज़ हम अच्छे से जानते हैं कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा युद्धपोत जो है वो कम से कम 3 से 4 दशक तक अपनी सर्विस देता है। तो 5-6 साल का डिले जो है वो यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑब्सोलीट नहीं बना देता। ये एयरक्राफ्ट कैरियर आने वाले 20-30 सालों तक उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा जितना कि आज है। बाकी यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट रेज किया गया था वो ये था कि INS विक्रांत का जो एविएशन फ्लाइट कॉम्प्लेक्स है वो अभी तक तैयार नहीं है। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं अभी तक यहाँ से फाइटर एयरक्राफ्ट के जो ऑपरेशनल ट्रायल्स है उनको कंडक्ट नहीं किया गया है। यहाँ तक कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर का जो मेन रडार है, यहाँ पर हम इजरायली MF स्टार रडार की बात कर रहे हैं, उसे तक अभी इंस्टॉल नहीं किया गया है। तो ये चीज़ साफ है कि सर्विस में इंडक्ट होने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि ये आज से ही कम्प्लीटली ऑपरेशनल रेडी बन जाएगा।
पर ये चीज़ जो है वो खाली INS विक्रांत के लिए नहीं लगती है। चाहे किसी भी तरह का इक्विपमेंट हो, जब आर्म फोर्सेस उन्हें एब्जॉर्व करती हैं तो कम्प्लीटली ऑपरेशनल कैपेबल बनाने में कम से कम 1 से 1.5 साल का समय लग जाता है। यहाँ तक कि जब रफाल भी इंडियन एयरफोर्स द्वारा लिए गए थे तो उनको भी कम्प्लीटली कॉम्बैट कैपेबल बनाने में लगभग 1 साल का समय जो है वो लगा है, क्योंकि आर्म फोर्सेस को सिस्टम को कम्प्लीटली एब्जॉर्व करना पड़ता है, जो कि टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। पर INS विक्रांत का केस यहाँ पर यह है कि कुछ चीज़ें यहाँ पर अधूरी हैं, तो समय जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर लगेगा। ऑल्दो ये पॉइंट वैलिड ज़रूर है, पर ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसको लेकर आप एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑब्सोलीट नहीं बोल सकते। बाकी इसकी एविएशन फ्लीट को लेकर भी पॉइंट्स उठाए गए और बात करी गई MiG-29K की, जहां पर CAG की रिपोर्ट को उठाया गया और बताया गया कि ये एयरक्राफ्ट जो है वो कितने इनएफिशिएंट हैं और कितनी परेशानियां हमने इनको लेकर झेली है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, इस पॉइंट को हम भी कई बार उठा चुके हैं, लेकिन ये पुराना डेवलपमेंट है। इसके बाद जो प्रोग्रेस है वो हुई है और जो सर्विस अवेलेबिलिटी रेट है उसको बढ़ाया गया है और अब ये अराउंड 70% के आसपास का कोट किया जाता है, जो कि डिसेंट नंबर है। बहुत अच्छा नहीं है पर डिसेंट है। तो परेशानी यहाँ पर MiG-29K को लेकर नहीं है, MiG-29K के नंबर्स को लेकर हैं, जो कि एक्चुअली सफिशिएंट नहीं है दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होने के लिए। इसलिए हमें एडिशनल फाइटर एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन क्योंकि हिस्टोरिकली हमने MiG-29K के साथ परेशानियां फेस करी हैं, अभी भी ऑल्दो हम इनका अवेलेबिलिटी रेट इंप्रूव करने में सक्षम हुए हैं, लेकिन फिर भी इनकी मेंटेनेंस जो है वो कंपैरेटिवली वेस्टर्न एयरक्राफ्ट से ज़्यादा है। इसलिए इंडियन नेवी का जो प्रेफरेंस है वो वेस्टर्न प्लेटफॉर्म है और फ्यूचर में इंडियन होगा। जैसा कि हम जानते हैं TEDBF जो है वो इंडियन नेवी द्वारा लिया जाएगा और इंडियन नेवी के सारे एयरक्राफ्ट कैरियर उसी प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करेंगे। बाकी आगे बढ़ते हुए उन्होंने नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करी, तो ये उन्होंने बताया कि इंडियन नेवी जो है वो एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए पिच कर रही है, जो कि INS विराट हो सकता है। ऑल्दो ये चीज़ नई है। IC-2 जो है उसे विशाल के नाम से जाना जाता था, अब इन्होंने INS विराट करके कोट किया है पास्ट रेफरेंस को लेते हुए, और इसको लेकर इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए जो कि गलत भी थे और कुछ वैलिड भी थे। वैलिड पॉइंट यहाँ पर यह था कि जो जनरल बिपिन रावत थे वो एक दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के फेवर में नहीं थे। उनका ये मानना था कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें काफ़ी ज़्यादा बजट जो है वो जाता है और बेटर यहाँ पर ये हो कि जो हमारे आइलैंड्स हैं जैसे कि अंडमान हो गए, लक्षद्वीप हो गए, इन्हें अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर में कन्वर्ट किया जाए और यहाँ से हम अपनी एयर पावर को प्रोजेक्ट करें। लेकिन नेवी जो है वो तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर काफ़ी सीरियस है और उनका जो पॉइंट है वो भी काफ़ी वैलिड है। तो ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेवी द्वारा ये चीज़ बताई गई है कि अगर 2 फ्रंट में एयरक्राफ्ट कैरियर्स को हमेशा डिप्लॉयड रखना है, यानी कि अगर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को हमेशा डिप्लॉयड रखना है तो हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की होगी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं एक एयरक्राफ्ट कैरियर का जब मेजर रिफिट होता है तो यहाँ पर करीबन 2 साल का समय जाता है और इन 2 सालों के लिए जो आपकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर करीबन 1000 किलोमीटर का एरिया अपने आसपास का कवर कर सकता है और 400 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया सैनिटाइज कर सकता है। तो ये कैपेबिलिटी आपको कोई और प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड कराता। जब हम एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करते हैं तो इसके साथ कैरियर बैटल ग्रुप आता है जिसमें और भी ज़्यादा शिप्स होते हैं। तो 2 सालों के लिए आपके पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती, तो आप यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा कैपेबिलिटी गैप जो है वो यहाँ पर आ जाता है। तो नेवी का ये आर्ग्यूमेंट है कि अगर हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे तो दोनों साइड पे हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो हर समय डिप्लॉयड रहेंगे। अभी के लिए अगर एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर रिफिट के लिए जाएगा तो जो कैपेबिलिटी गैप है वो कम से कम 2 साल के लिए मेंटेन रहेगा। जहाँ तक बात रही हमारे आइलैंड्स को अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर में कन्वर्ट करने की, तो ये हमारे लिए एडिशनल कैपेबिलिटीज होंगी जो हमें चाहिए ही चाहिए। तो ये कोई सप्लीमेंट का काम नहीं करेंगे, ये हमें चाहिए पहले से। बाकी आगे बढ़ते हुए इन्होंने ये क्वेश्चन उठाया कि क्या INS विक्रांत जो है वो ऑब्सोलीट है, और इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने चाइना का एग्जांपल लिया, जहां पर इन्होंने ये कहा कि चाइना ने DF-21D मिसाइल बनाई है जो कि कैरियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई गई है और ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो क्योंकि आप एयरक्राफ्ट कैरियर को सैटेलाइट वगैरह से देख सकते हैं तो इसको टारगेट करना आसान हो जाता है। तो जैसे चाइना ने DF-21D बनाई है वैसे ही इंडिया ने अग्नि प्राइम मिसाइल बनाई है जो कि सेम काम कर सकती है। लेकिन एक एयरक्राफ्ट कैरियर को इतनी सटीकता से टारगेट करना इतना आसान नहीं होता है।
एक एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ उसका कैरियर बैटल ग्रुप चलता है जिसमें कई सारे शिप्स होते हैं जिनके पास एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर के पास खुद का भी एयर डिफेंस सिस्टम होता है। तो एक काफ़ी थिक एयर डिफेंस शील्ड होती है एक एयरक्राफ्ट कैरियर के आसपास। तो एक स्पेशलाइज्ड मिसाइल जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर को कम्प्लीटली ऑब्सोलेट कर देगी। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। थोड़ा सा बैकग्राउंड को माइंड करिएगा। रात में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर जो स्ट्रीट गैंगस्टर्स हैं वो जगे हुए हैं और वही भौंक रहे हैं, और अगर आप रात में जगने वाले हो तो आप ये रिलेट कर सकते हो। बाकी फिर से अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। फिर से टॉपिक पर आते हैं। तो बात यह है कि इंडिया ने INS विक्रांत जो है वो लॉन्च किया तो ये ऑब्सोलेट नहीं हो गया। चाइना ने अभी अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो लॉन्च किया है जिसे फुजियान कहा जाता है। ये एक सुपर कैरियर है और इसके बाद एक और कैरियर जो है वो लॉन्च किया जाएगा और जो सिमिलर कैटेगरी का एक सुपर कैरियर होगा। तो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो अभी भी इम्पोर्टेंट है, आने वाले 50 साल में इम्पोर्टेंट होंगे और शायद आने वाले 100 सालों में भी इम्पोर्टेंट होंगे। कैपेबिलिटी में डेफिनेटली यहाँ पर चेंजेस आएगा, पर एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो यहाँ पर रहने वाले हैं। वो पिछले 50 साल में भी थे और आने वाले 50 साल में भी रहेंगे। बाकी आगे बढ़ते हुए उन्होंने फ्यूचर को डिस्कस किया, जहाँ पर कई पॉइंट्स को लेकर उन्होंने अपना ओपिनियन दिया। तो ओपिनियन को लेकर हमारे यहाँ बोलना बनता नहीं है, तो हम इस चीज़ पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।